बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब क्रिकेट की तो थोड़ी सी बात होगी मेरे इंट्रो में, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका जनाब क्रिकेट में बड़ा एक्सपोजर है। क्रिकेट तो वो ख़ुद भी खेलते रहे, बुनियादी तौर पे ब्रॉडकास्टर थे, लेकिन सारा तारुफ अभी नहीं। लेकिन दुनिया क्रिकेट में कोई दुनिया का ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ क्रिकेट हो और उन्होंने कमेंट्री ना की हो। तो यकीनन आप पहचान गए होंगे। हम उनका तारुफ बाद में फिर भी कराएंगे, इसलिए कि वो कराना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको ये पहले बताता चलूँ कि जनाब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जनाब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच जो है वो लाहौर में शुरू हुआ चाहता है। दूसरा मैच 20 अक्टूबर से ज़ाहिर है रावलपिंडी में होगा। और इस दौरान जनाब 15 मैचेस रखे गए हैं, जिसमें टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं, वनडे भी है और T20 सीरीज़ भी है। और उसके साथ साथ जनाब एक ट्रायंगुलर सीरीज़ भी हो रही है जो कि जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें उसमें खेलेंगी। तो जनाब ये 15 मैचेस हैं जो आप देखें कि फैसलाबाद में, रावलपिंडी में और लाहौर में खेले जा रहे हैं। फैसलाबाद में जो टेस्ट मैच हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा फ़ैसला है। काफ़ी अरसे बाद फैसलाबाद को जो है ये मैच मिला है, तो जनाब ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जानब हमारी पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप में शरीक है। और वर्ल्ड कप आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे खेले जा रहे हैं। लेकिन जनाब हमारी टीम जो है ना वीमेंस की, गो के हालिया सालों में दोनों में उसकी परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर रही थी। लेकिन जनाब न सिर्फ वो बांग्लादेश से हारी, इंडिया से हारी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। और ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत सकती थी, इसलिए कि जनाब एक मौके पे 76 रन पे 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम जो है वो जीत जाएगी। लेकिन वही, जैसा आपको पता है कि हमारी जो मर्दों की टीम है उसकी परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो वही कुछ जो है हमारी वीमेंस क्रिकेट टीम ने भी किया। बहरहाल देखते हैं, अच्छी उम्मीद कायम रखनी चाहिए कि अब जो बकिया मैचेस हैं शायद कोई हमारी वीमेंस टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दे। लेकिन जनाब हमारी वीमेंस और मर्दों की टीम ने तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन जनाब हाल ही में पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम का और अफगानिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के दरमियान यहाँ पे 4 T20 मैचेस हुए थे कराची में, जिसमें पाकिस्तान की जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है उसने 3-1 से कामयाबी हासिल की। और जो टीम के कप्तान हैं मोहम्मद ज़ीशान, यकीनन उन्होंने जो है अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस को सराहा। और मोहम्मद ज़ीशान एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इससे कबल भी कामयाबियाँ हासिल की हैं। और अब पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान में एशिया कप भी मुनक़िद हो रहा है, जिसमें एशिया की टीमें आप देखेंगे वो जलवागर होंगी। और जनाब जो व्हील चेयर क्रिकेट है इसको परवान चढ़ाने में व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की जो सदर हैं रुखसाना राजपूत साहिबा, जनाब उनका बड़ा अहम किरदार है। और जनाब एक फ़ुटबॉल की भी आपको ख़बर बताते चलें कि एशिया कप फ़ुटबॉल क्वालिफायर्स जो है इस वक्त हो रहे हैं और उसमें जनाब पाकिस्तान की टीम ने कमाल किया जब उसने अफ़गानिस्तान से जो है एक मैच बराबर खेला और इस तरह से पाकिस्तान की टीम को जनाब 1 पॉइंट मिल गया। और इससे कबल शाम और म्यांमार की जो टीम थी उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो हार गई थी। बहरहाल अब पाकिस्तान का एक अगला मैच जो है वो कुवैत में होगा, लेकिन वो होगा अफगानिस्तान से। तो ये तो जनाब खेलों की सूरत हाल थी। और आप आते हैं जनाब, आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि यकीनन आपको उनको सुन के बड़ी खुशी होगी। जनाब वो बुनियादी तौर पे तो ब्रॉडकास्टर हैं और जनाब ज़ाहिर है जो अब हमारी एज के हो गए हैं या इससे उनकी कम एज है, यकीनन उन्होंने अपने वक्त में देखा होगा कि यौम आज़ादी के जो प्रोग्राम होते थे और उसके साथ साथ यौम पाकिस्तान के प्रोग्राम होते थे, कौमी सतह के जो प्रोग्राम होते थे उस पर आप उनको रेडियो टेलीविज़न पे यकीनन सुनते होंगे। और फिर उसके बाद हमने उनको जो है कमेंटेटर की हैसियत से भी जलवागर होते देखा। सीनियर उर्दू इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर हैं और जनाब उनका जो उसलूब है वो जनाब वो तर्ज है उनकी अपनी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो कमेंट्री के दौरान अपने अल्फाजों को मोतियों की ऐसी लड़ी में परोते हैं कि जनाब सुनने वालों की समातों में वो रस घुलती चली जाती है। जैसे मैंने कहा कि उनका अपना उसलूब है और एक कमेंटेटर के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो सही वक्त पर सही अल्फाज इस्तेमाल करे और उससे यकीनन सुनने वाले जो हैं वो इन्जॉय करते हैं। और भी उनमें बड़ी खूबियाँ जनाब यकीनन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हीं से मतलब ये तमाम बातें सुने। तो जनाब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर उर्दू इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हसन आपने साहब इतने कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्फाज में और इतना तफसीली तारुफ करवाया कि आपने मुझे तो शर्मिंदा कर दिया। नहीं नहीं, आप डिज़र्व करते हैं हसन भाई, और नहीं, आपकी जो बहुत शुक्रिया आपका, कंट्रीब्यूशन है, बहुत आपका शुक्रिया जो जनाब। एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपोजर है और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि आपके हम असरों में जो आपकी इनफरादियत है, जो आपका एक लहजा है और जो आपका उसलूब है, वो आपको मुमताज़ बनाता है। बस ये सब अल्लाह ताला का करम है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कमेंट्री से आउट होने के बावजूद, स्क्रीन से आउट होने के बावजूद लोगों ने न सिर्फ याद रखा बल्कि अभी भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे पहले किया करते थे। यकीनन इसमें आपकी भी अपनी शख्सियत का बड़ा ज़ाहिर ताल्लुक़ है, और आपको हमने हमेशा से देखा है। ज़ाहिर हम भी कमेंट्री में रहे हैं, तो जी तकरीबन 20, 25, 30 सालों से हम आपको जानते भी हैं, मुलाकातें भी रही हैं। और आपका मतलब ये कि मतलब आप जिस तरह से बैठते उठते हैं, जो आपकी गुफ्तगू है, जिस तरह से आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो ज़ाहिर है ये चीज़ जो है लोगों के दिलों में घर बनाती है, और इस पर आप पूरे उतरते हैं माशाल्लाह। यार भाई, बात यह है, मेरा ज़िंदगी में हमेशा है, एक तो खैर हमें जो ग्रूम किया गया घर में, वो तरबियत यही दी गई कि हर शख्स से आप मोहब्बत से सही, और अखलाक से पेश आएँ। इससे आप ही के वक़ार में इजाफ़ा होगा। बिल्कुल और दूसरी ये है कि कुछ फिर बाद में मेरी नेचर भी बन गई। सही, मैं संजीदा बैठ नहीं सकता, और बिल्कुल दोस्तों के साथ मैं बिल्कुल खुलकर गुफ्तगू करता हूँ, सही, रिलैक्स रहता हूँ खुद भी। और ये अल्लाह ताला की देन है कि मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं टेंस नहीं होता बिल्कुल। किसी बहुत वक्त अच्छी भी। बात है। हमने जनाब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं थैंक यू। कि आपने जनाब यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका नहीं, आपकी मतलब मोहब्बत और फिर आपसे बहुत जो बहुत ताल्लुकात हैं, और शुक्रिया, आपने फिर रौनक बख्शी जनाब मैं हमारे खुद भी आपके चैनल को। प्रोग्राम देखता और हूँ। मैं एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा, वो रह जी गया था, वो ज़रूर था तो ज़रूर। दूसरा शेर, लेकिन आपकी शख्सियत किसी शायर का बड़ा अच्छा शेर है कि तेरा खावर दरख्शां रहे ताबत फरोज़ां, तेरा खावर दरख्शां रहे ताबत फरोज़ां, तेरी सुबह नूर अफशां कभी शाम तक ना पहुँचे। माशाल्लाह, जी बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी जो मेरी स्ट्रगल और जो मेरी मेहनत है उस पर मैं आपको एक ख़ता मैं भी सुना दूँ जी फिर। जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कमेंट्री में मेरी बहुत सी और खुसूसियात छुप कर रह आपकी गई। जो खुसूसियात हैं, आप तो कहेंगे, वो हमें भी पता है कि आपका अदब का भी बड़ा टच होता जी था हाँ। और शेर व शायरी का भी होता था। जी, तो मेरा एक बड़ा पसंदीदा वो है जो मेरी अपनी शख्सियत पे पूरा उतरता है, वो ये है, अपने फ़न अपनी मोहब्बत का सहारा लेकर वाह रंग भरता हूँ मैं यूँ ज़ीस्त के पैमाने में, वाह वाह अपने शाहकार को जिस तरह मुसव्विर कोई वाह, खूने दिल भर के सजाता है सनम खाने में। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, जनाब, बहुत अच्छा। ये तो मुशायरा शुरू हो गया। जनाब, हम जो सीरीज़ हो रही है ना क्रिकेट में, तो जी बात जी करेंगे, लेकिन चूंकि हसन भाई हमें पहली मरतबा जनाब पकड़ाई दिए हैं, जी और जब ये लास्ट ईयर आए थे अमेरिका से, तो हमने जब भी उनसे कहा था कि आपने एक टाइम देना है, उनकी मोहब्बत हसन भाई की कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हसन भाई, किस तरह से, मतलब ये तो हमें पता है कि आप ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर थे बुनियादी तौर पे, और ज़ाहिर है आपको हम सुनते थे, जो यौम आज़ादी के जी प्रोग्राम जी होते थे, यौम पाकिस्तान के होते थे, और भी जो तकरीबात जी हाँ, कौमी सतह बिल्कुल। पर रेडियो टेलीविज़न पे होती थी। कमेंट्री में किस तरह से आए, कौन सी चीज़ आपको मतलब लेके आई? रियाज भाई, हुआ ये कि मैंने 1967 में, कोई 19-20 साल की उम्र में मैंने रेडियो ज्वाइन किया। वो हादसाती तौर पे था। मैं रेडियो पाकिस्तान कमर्शियल सर्विस लाहौर का पहला अनाउंसर बन गया। बड़ा माशाल्लाह, कामयाब माशाल्लाह अनाउंसर रहा, बहुत पसंदीदगी मुझे हासिल हुई। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ मराहिल तय करता हुआ कमेंट्री में आ गया, और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की कमेंट्री शुरू कर दी, ज़बरदस्त, और बहुत उसमें भी मैं बड़ा कामयाब रहा। तो उसके बाद मैंने रेडियो की एक टीम क्रिकेट की बना दी, और उसमें ज़ाहिर है उसमें मैं बड़ा एक्टिव। रेडियो की टीम बना दी जी, आपने, रेडियो की। वाह, तो बड़ा एक्टिव मैं उसमें पार्टिसिपेंट था। तो लोगों ने मुझे कहा, यार आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आप कमेंट्री भी अच्छी करते हैं, तो आप क्रिकेट कमेंट्री क्यों नहीं क्यों नहीं करते, और उर्दू में तो ज़रूरत है। सही, तो मैंने बड़ी कोशिश की, 2-3 साल किसी ने मुझे कोई लिफ्ट नहीं दी। अच्छा, तो फिर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा भाई डायरेक्टर जनरल साहब से मिलो। तो मैं इस्लामाबाद गया, और डायरेक्टर जनरल इजलाल हजरत जैदी साहब थे, जी जी बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट। जी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए जी, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड के, और वो किसी जूनियर आदमी को तो आने ही नहीं देंगे, सही, और आप तो बहुत यंग हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि सीनियर कमेंटेटर्स की मौजूदगी में आपको कोई मौका मिलेगा। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता, मैं लगा रहा। जब इंडिया की टीम आई तो बड़ी मुश्किल से मुझे रो पीट के लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर ने 3 डे मैच दिलवा दिया रावलपिंडी में। वाह,
तो मैं वो कमेंट्री कर रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा कि यार आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, तो अब आप टेस्ट और वनडे के लिए कोशिश करें, सही। लेकिन उसके लिए आपको सिफारिश चाहिए होगी। सही। जनरल मुजीबुर रहमान साहब ओ जो है वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, जी जी तो आपके तो कुछ ख़ानदान के बड़े अफराद आर्मी में हैं, तो उनसे सही। कहलवा दें। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा भाई आज तक मुझे कभी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, टीवी पे खबरें मैंने पढ़ी, वो वैसे सिलेक्ट हुआ, अनाउंसर बना उसी तरह हुआ। और जो शख्स मेरिट पे हो उसको सिफारिश जी की हाँ। जरूरत ही नहीं है, तो लेकिन हमारा मैंने- कल्चर भी तो ऐसा है ना। जी बिल्कुल, मैंने 17 से फ़ोन नंबर लिया और डायरेक्ट जनरल मुजीबुर रहमान साहब को फ़ोन करवा दिया, वेरी गुड। तो उन्होंने उठाया। तो मैंने कहा सर मेरा ये नाम है और मैं 2-3 मिनट सिर्फ आपसे लेना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। कहले कि हाँ बोलें। मैंने एक सांस में 3 मिनट में उन्हें पूरी दास्तान सुना वाह, दी। मतलब और- दरिया को कूजे में बंद जी कर हाँ, दिया बिल्कुल। आपने। वाह, और आखिर में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि तुम सिफारिश के साथ जाओ, सही। मैं सिफारिश का कायल नहीं हूँ, ना सही। मुझे ज़रूरत पड़ी। इसलिए मैंने डायरेक्ट फोन कर दिया। जी हाँ, तो आपसे गुजारिश ये है कि कल आप सिर्फ मेरी 5 मिनट की कमेंट्री सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो मुझे रिकमेंड कर दीजिए, अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे बता कर दीजिएगा, दीजिए। ताकि मैं ये फील्ड छोड़ दूँगा। सही। तो मुझसे कहा क्या नाम बताया आपने? मैंने कहा जी हसन जलील। अच्छा। बात आई गई होगी। अगले दिन मैं ज़ाहिर कमेंट्री कर रहा था, तो सबको मैंने कुछ लोगों को बताया जो अपने दोस्त थे, उन्होंने मजाक उड़ाना मैंने शुरू कर दिया। कह लगे यार इस तरह का भी कोई सिलेक्ट करता है किसी को, वो भूल जाएंगे, इतने मसरूफ़ आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं लेकिन होगा। आपने अपनी बात जो है उन तक पहुंचा जी हाँ। दी। अच्छा, इसके अलावा मतलब किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कभी आपने सोचा कि यार ये तो इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, छोड़ो? रियाज साहब, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम, मुझे किसी मामले में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वाह, मैं जिस फील्ड में भी गया, मतलब मैं अनाउंसर की हैसियत से, उसके बाद इवेंट कमेंटेटर की हैसियत जी। से, टेलीविज़न पे न्यूज़ कास्टर की हैसियत से, और उसके बाद क्रिकेट कमेंटेटर की हैसियत से, सही। वो मेरी जगह बनती चली गई वेरी और गुड, मेरा चारों शोबों में एक अपना मकाम बन गया। माशाल्लाह। तो मुझे वो उस तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जिस तरह वेरी लोग गुड। करते ये हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती जी हाँ, बहुत और अल्लाह ताला का करम। बहुत अल्लाह ही का करम है सब कुछ। अच्छा, कमेंट्री में आपका रोल मॉडल कौन है? क्योंकि जब आप कमेंट्री में आए तो बड़े बड़े कमेंटेटर्स थे और आपके साथ भी थे। कौन रोल उमर मॉडल? कुरैशी साहब। उमर कुरैशी साहब। एक्चुअली उमर कुरैशी साहब ही वो कमेंटेटर थे जिन्हें सुनकर मैंने कमेंट्री का मुझे शौक़ पैदा हुआ सही। और मैंने उन्हें कॉपी करना शुरू किया। सही। मुझे याद है कि मैं कोई 9th में पढ़ता था, तो मैं इंग्लिश में उनकी बड़ी कामयाब कॉपी किया करता था, बल्कि उस ज़माने में मैं हैरतनाक तौर पे अब नहीं मिलती, सही। इस ज़माने में मेरी आवाज़ उनसे बहुत मिलती थी जब मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो वो मेरे आइडियल थे और मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद भी करार देता वाह, हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ाहिर है कमेंट्री में इतने साल आपने गुजारे हैं, तो सबसे यादगार मतलब ये कि आपका कमेंट्री जो थी वो कौन सी थी, कौन सा मैच था, क्या था? देखिए, बैसित कमेंटेटर। 3 मैचेस बल्कि ऐसे हैं जो बहुत ही यादगार मैचेस थे और वो आज तक लोगों के जहनों में महफूज हैं। सही। एक तो जावेद मियांदाद का छक्का, जिस पे तौसीफ अहमद ने जी 1 रन बनाया था। और वो बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, खिलाड़ी को इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर तौसीफ अहमद उस वक्त छक्का मारने की वो कोशिश यस। करते तो शायद ना मारते, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट मतलब उस वक्त मूव बनाया कि उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने सिर्फ 1 रन लेना और यही उनकी कामयाबी है। और वो मैं समझता हूँ की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब जीत की कुंजी साबित हुई। जी हाँ बिल्कुल, और इतना ख़तरनाक वो रन था। आप ये देखिए, अजहरुद्दीन जैसा फील्डर जी, 10 गज के फासले से वो हिट नहीं कर सका हिट नहीं कर सके। और तौसीफ अपनी क्रीज में पहुंच गए और फिर जावेद इसका मियांदाद मतलब ने छक्का जितना लगाया। आप मतलब क्रेडिट मियांदाद को देंगे उतना ही क्रेडिट तौसीफ अहमद का ही बनता है। देना चाहिए और बिल्कुल। जो हमारे आज के खिलाड़ियों को उस मतलब अकल की ज़रूरत है कि किस वक्त पे किस तरह से बिल्कुल। मूव करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो लॉर्ड्स का मैच 1982, जो इंग्लैंड को पाकिस्तान ने 28 साल के बाद हराया सही। लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। 82 का, हाँ 82 82 में। 82, तो वो मेरा बड़ा यादगार मैच था। उसके बाद एक मैच था कैलकाटा में जिसमें सलीम मलिक ने एक यादगार इनिंग खेली 1986-87 के अच्छा। टूर में। तो ये 3 मैचेस बहुत ही सनसनीखेज, एक्साइटिंग, एब्जॉर्बिंग और यानी जो डिस्क्राइब किया वो भी मज़ा आया, सुनने वाले को भी सही, मज़ा आया। ज़बरदस्त यादगार मैच थे। जी हाँ। जनाब, ये इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंटरनेशनल उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील। और जनाब यकीनन अभी तक तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा और अब और भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हसन भाई, जी अगर कमेंटेटर ना होते तो आप क्या होते? भाई, मेरे फादर डॉक्टर थे, सही। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर बन गया। मैं भी एफएससी किया, सेकंड डिवीज़न आई, बीएससी किया, फिर सेकंड डिवीज़न आई। वेरी गुड। इसका मतलब मैं नालायक था। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे फादर ने भी हाथ खड़े कर दिए। नहीं तो आपकी तवज्जो इधर रेडियो पे भी तो थी ना, क्रिकेट पे भी होगी। नहीं, मैं उस वक्त तो रेडियो मेरे ख्वाब ख्याल में नहीं था। अच्छा, कि उस कभी वक्त नहीं रेडियो था ख्वाब जाऊंगा। ख्याल में। सही। तो उसके बाद जो था, फादर ने कहा भाई तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट चाहिए, उसको भी दाखिले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सही। तो मैंने फिर बाद में मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। सही। लेकिन रेडियो तफरीह के लिए गया, रेडियो पाकिस्तान गया, वहाँ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। उन्हें आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, वाह ज़बरदस्त। कमर्शियल सर्विस का, और वाह। 550 रुपये तनख्वाह 1967 में। वाह, तो मैं ब्रॉडकास्टर बन गया। वाह ज़बरदस्त, ये तो ज़बरदस्त हो जी गया। हाँ। अच्छा, रेडियो और टीवी कमेंट्री में मतलब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप मतलब किस कमेंट्री में आपने एंजॉय किया? इसलिए कि देखें, रेडियो पे तो ये ज़रूरी होता है कमेंटेटर के लिए कि वो अपने सामीन को ऐसा रखे कि वो ख़ुद ग्राउंड में मौजूद है। जी हाँ। जबकि क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें नाजरीन देख रहे होते हैं तो वो उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ भी मतलब टीवी पे भी कमेंटेटर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि बोलना कम पड़ता है, लेकिन जब बोले तो उसकी बात में इतना असर हो कि वो सामने मतलब नाजरीन को अट्रैक्ट करे। कहाँ ज़्यादा एंजॉय किया आपने? देखिए, रेडियो बेसिकली चूँकि मेरा मीडियम था ऑलरेडी, सही। फिर रेडियो में मुझे मज़ा इसलिए आता था कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे मुताले का हमेशा से शौक़ रहा। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो मैंने तकरीबन कोई 20,000 के करीब किताबें पढ़ी हैं। शायद ही उर्दू लिटरेचर की कोई किताब ऐसी ज़बरदस्त, तारीख़ी नावलों से लेकर। हमारे नए तालिब इल्मों को तो मतलब आपको सुन के मतलब इसमें अमल करना चाहिए। कहता हूँ, मैं तो नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि रीडिंग जब तक आप नहीं करेंगे, देखिए रीडिंग से आपका जहन वसी होता है, आपकी वोकेबलरी वसी होती है, आपको बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं उससे। बिल्कुल। तो हमने किताबें छोड़ दी, और इसीलिए आप देखिए जो हमारे माशरे में अब बेतरतीबी नज़र आ रही है, उसकी एक वजह ये है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, कमेंटेटर्स का मतलब क्रिकेटर से बड़ा ताल्लुक़ होता है जी, और मतलब इंटरेक्शन होता रहता है। तो किस मतलब क्रिकेटर से आप ज़्यादा कंफर्ट आपका लेवल था और किसके साथ आपने एंजॉय किया? देखिए, मेरा असल में एक उसूल था। मैं जब एंटर हुआ कमेंट्री बॉक्स में तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव करूँगा, क्योंकि टूर्स पे भी जाना होता है, और बहुत ज़्यादा मैं मिक्स नहीं होऊंगा कि उसमें ये होता है कि आपको इन्फ्लुएंस होने का ख़तरा होता है। सही। ठीक है जी। और 10,000 तरह की बातें निकलती हैं। तो मैं खिलाड़ियों से बहुत करीब नहीं रहा, लेकिन चंद खिलाड़ी थे जैसे वसीम राजा मरहूम। अच्छा, वसीम राजा, उनसे मेरी बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बड़ी दोस्ती थी। उसके बाद जावेद मियादाद से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे, जब भी मिलते थे बड़ी मोहब्बत और एहतराम से मिलते थे। और पुराने खिलाड़ियों में अलबत्ता मेरे इम्तियाज़ साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और उसकी एक वजह ये थी कि मेरा एक ज़माने में मैंने मैगज़ीन निकाला क्रिकेट टाइम्स, और ये बड़े लोगों को सुन के हैरत होगी कि क्रिकेट टाइम्स के चीफ़ एडिटर की हैसियत से इमरान खान का नाम आया करता था। सही। और मैं उसका मैनेजिंग एडिटर था। सही। तो उसका ऑफिस जो था वो इम्तियाज़ साहब के घर से कोई 5 मिनट की वॉक पे था। अच्छा। तो वो शाम को नज़र मोहम्मद साहब और इम्तियाज़ साहब रोज़ मेरे ऑफिस आ जाया करते थे। सही। बल्कि उनकी एल्बम्स एक अरसे तक मेरे पास पड़ी रहीं। वाह। और नज़र साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने मुदस्सिर नज़र को हवाले की। तो उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। इमरान खान से चूँकि ज़ाहिर है मैगज़ीन के वो एडिटर थे, चीफ़ एडिटर, तो उनके यहाँ तो ये था कि हफ्ते में जब वो लाहौर होते थे तो हफ्ते में 3 मरतबा मैं और मेरा एडिटर हम जाया करते थे। तो उनसे मेरे बड़े अच्छे खुशगवार ताल्लुकात रहे। तो ये 3-4 ही प्लेयर्स थे, बाकी मैं बहुत डिस्टेंस पे ही रहा थोड़ा सा। बाकी इंटरनेशनल खिलाड़ियों में विवियन रिचर्ड्स इज़ ए वेरी क्लोज फ्रेंड, अभी भी अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंडिया के बहुत प्लेयर मेरे दोस्त हैं करीबी, सैयद किरमानी साहब हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड। और उसके अलावा कपिल देव से मेरी बड़ी दोस्ती इन है। लोगों का सबका फ्रेंडली एटीट्यूड था क्या थोड़ा? जी हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, बात एक बड़ी सीधी सी है रियाज साहब, आप अगर किसी के साथ अच्छे हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिलेगा ना। सही।
अच्छा हसन भाई, जी हमने देखा कि 70s की अगर आप क्रिकेट देखें, 80s की क्रिकेट को देखें या 90s की क्रिकेट को देखें, और अब अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो उन दहाइयों के क्रिकेट से अब क्रिकेट काफ़ी मुख्तलिफ हो जी गई हाँ। है। आप क्या समझते हैं कि जो उस वक्त कमेंट्री का स्टैंडर्ड था रेडियो या टीवी की, वो आज भी उसी तरह से है या आज के तकाज़ों को के साथ मतलब हमारे कमेंटेटर्स चल रहे हैं? क्या कहेंगे, क्या देखिए तब्दीली आई है? उस ज़माने में कमेंट्री का स्टैंडर्ड भी खेल की तरह और दूसरे शोबों की तरह बहुत हाई था। इसलिए कि एक तो बहुत कम कमेंटेटर्स हुआ करते थे सिलेक्टेड, यानी आप अब आज भी उंगली पे नाम गिन सकते हैं। अच्छा, फिर सारे के सारे बहुत बैकग्राउंड के साथ आए थे। देखिए सभी, आप देखिए ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि ऑक्सफोर्ड, हमारे चिश्ती मुजाहिद साहब जी, कैम्ब्रिज के तालीम याफ्ता, बिल्कुल। इफ्तिखार अहमद साहब ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता, जी, बिल्कुल। उमर कुरैशी साहब ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता। और उसके वो बाद उनकी कमेंट्री में उसका रिफ्लेक्शन जी हाँ, नजर और आता उसके था। बाद अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी उतना जी। ही मजबूत, जो उन्होंने जो भी प्रोफेशन किए उनमें हाई प्रोफाइल प्रोफेशन किए, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से स्टैंडर्ड, फिर खेल का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। फिर चूँकि कम लोग थे तो उन्हें सुना भी बड़े गौर से जाता था। और से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है अब तो खासी डिटेरियोरेशन आई है, और उसकी वजह यह है कि अब क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी कम कम हो गई है। है। जी हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो क्वालिटी थी वो अब उस तरह से नहीं जी हाँ, है। बिल्कुल। अब तो जब भी कोई इवेंट होता है तो 8-8 10-10 मतलब पैनल होता है कमेंटेटर्स का, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। असल में यही गलत है। देखिए मैं इसका कायल हूँ कि अगर उनमें से चंद कमेंटेटर्स अच्छे भी हैं, आप उन कमेंटेटर्स को सिलेक्ट कर लें। 3 या 4 कमेंटेटर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पैनल में, सही। ताकि हर एक को मौका मिले। और लोग भी हैं जो आवाज़ों से आशना हों। जब तक आप आवाज़ों से आशना नहीं होंगे, आप उन्हें एंजॉय नहीं करेंगे। अब तो देखिए, अगर आप किसी से बाहर निकल के नाम पूछे तो एक आध के अलावा किसी का नाम नहीं पता लोगों को। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो ने कमेंट्री को बड़ा फ़रोग दिया। और एक ज़माने में हम देखते थे गाँव में हर जगह मतलब एक लोग छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बिल्कुल। लेके और कमेंट्री सुना करते थे। ये ठीक है कि हमारी मतलब मुख्तलिफ जो खेल हैं, हॉकी भी ले लें, उसमें मतलब उसका कारकर्दगी का जी हाँ। ग्राफ जो है नीचे आया है। लोगों की यकीनन दिलचस्पी इससे भी कम होती है, इसलिए कि जब आप जीत रहे होते हैं तो सब जी बिल्कुल, आपसे यही होता इंटैक्ट है। होते जी हैं, हाँ। ऐसा होता है। लेकिन आप समझते हैं कि जो रेडियो का और टेलीविज़न का एक ज़माने में बड़ा अच्छा किरदार था, वो खेलों की कमेंट्री के सिलसिले में उसी तरह है, इसलिए कि हमने 90s तक तो देखा, फिर 20s में हमने उस तरह से नहीं देखा। मतलब इसमें कितनी मतलब सदाकत है। देखिए पीटीवी का किरदार या रेडियो का किरदार तो वही है, लेकिन अफसोस ये है कि जिस तरह खेल, नहीं, पहले जो थी नेशनल चैम्पियनशिप या सूबाई सतह के टूर्नामेंट्स में भी कम से कम रेडियो पे और टेलीविज़न पे मैचेस जाया करते थे, अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कमी आई है, जी, और वो शिद्दत से महसूस भी होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रेडियो ने तो हार मान ली, सीधी सीधी बात सही। कि टीवी के ग्लैमर और चकाचौंध को देखकर उन्होंने कहा हम तो बेकार हैं, हालांकि गलत है। सारी दुनिया में रेडियो आज भी उतना ही पावरफुल मीडियम है, बल्कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि क्रिकेट या हॉकी कमेंट्री के लिए, स्पोर्ट्स कवरेज के लिए मेरा ख्याल है रेडियो का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि एक्सेस आपकी इतनी आसान है बिल्कुल। कि आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी नहीं देख सकते। आप सफ़र कर रहे हैं, आप साइकिल पर भी हैं तो ट्रांजिस्टर लेके आप सुन सकते हैं कमेंट्री। बड़े मुल्कों के सुदूर तो मतलब फोर्टनाइटली उस पर जी तकरीर हाँ, करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है, आपका बिल्कुल आपने सही कहा कि वो ज़माना और था, और उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि रेडियो और टेलीविज़न ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, गली कूचों तक फैलाने में, हर घर को में ले जाने में, देहातों तक क्रिकेट को। अगर आज भी ऐसे ही हो जाए तो हमारे नौजवान जो हैं वो खेलों की जानिब निस्बतन ज़्यादा राग़िब हो सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल, और करना चाहिए, मेरा करना ख्याल है, चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ाहिर है दुनिया के हर मुल्क में गए, आपने कमेंट्री की और कमोबेश 350 से ज़्यादा मैचों की आपने कमेंट्री की है। कमेंट्री बॉक्स का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो? ज़ाहिर है 350 मैचेस, कमेंट्री बॉक्स, मुख्तलिफ कमेंटेटर्स, और फिर ग्राउंड में रोनमा होने वाली मतलब चीज़ें, तो कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको मतलब हिला दिया हो क्या? देखिए मतलब इस तरह का तो कोई वाक़या पेश नहीं आया कि जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि हादसाती हो या वो हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहूँगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी सुनने वालों के लिए भी। जो लॉर्ड्स के जिस मैच का मैंने जिक्र किया ना, वो थोड़ा सा जज्बाती लम्हा था सबके लिए। अच्छा। इसकी वजह ये थी
कि इंग्लैंड जब भी हम जाते थे तो हमें ताने ये मिलते थे, पाकिस्तानी कहते थे देखिए जी हम इतनी दूर से आते हैं मैच देखने के लिए, पाकिस्तान हमेशा हार के चला जाता है। अच्छा वो उसमें पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब था, लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब हम उठे तो पता ये चला कि जी थंडर स्टॉर्म की पेशन गोई है और वो क्लोजिंग स्टेजेस में है। अरे अच्छा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम आउट हो गई, पाकिस्तान को टारगेट मिला 18 ओवर में 62 रन का। वाह, इमरान खान कैप्टन थे, पहली उनकी सीरीज़ थी। उन्होंने जावेद मियादाद को ओपन करने के लिए भेजा मोहसिन खान के साथ जो डबल सेंचुरी बना चुके थे। अच्छा मतलब चेंज मतलब उन्होंने वेरिएशन की। जी हाँ। अच्छा यही खेल के दौरान अगर आपकी मतलब उतार चढ़ाव के हिसाब से अगर आप कोई मतलब डिसीजन लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा होता है। तो दोनों ने बड़ी तेज़ी के साथ रन बनाने शुरू किए, लेकिन इस अरसे में ये हुआ कि लॉर्ड्स में कुछ दूर फासले पे बादल थे, हमें नज़र आ रहे थे। अच्छा वो हवा से तैरते हुए लॉर्ड्स के ऊपर आ गए। अच्छा हमें पता था कि थंडर स्टॉर्म की पेशन को ज़रूर पूरी होगी, किसी भी लम्हे बारिश शुरू हो सकती है। और वहाँ की प्रेडिक्शन जो है मौसमियात की तो 100% होती है, क्योंकि गहरे बादल थे, बिजली भी चमक रही थी, बादल गरज भी रहे थे। ये तो शायरी हो गई। जी हाँ। अच्छा तो वो अभी शायरी और करने लगा। अच्छा वो करें, उसको बताएं तो क्या। वो जो मंजर था वो अजीब था। अच्छा लोग जो चूँकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में थे फतह की उम्मीद में, तो उन्होंने क्या किया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वाह, नारे तकबीर बुलंद करना शुरू कर दिया। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि बादलों की गरज, बिजली की कड़क। अच्छा ये आपने कहा उसमें, हाँ, तो ये कहे ना उसी तरह से, क्या कमेंट्री पे आ जाएं वापस, कमेंट्री बॉक्स में आप। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर दिल धड़कते हुए तमाम निगाहें मैदान की जानिब मरकूज, जावेद मियादाद और मोहसिन खान पर तमाम उम्मीदें वाबस्ता। वाह, क्या जावेद मियादाद और मोहसिन खान पाकिस्तान को फतह दिलाने में हमकिनार होंगे? क्या पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी वक्त को और आने वाले तूफ़ान को शिकस्त देने में कामयाब होंगे? ये वो सवाल है जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहा है। बादल हवा के दोष पर तैरते हुए अब बिल्कुल लॉर्ड्स के ऊपर आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि बिजली भी चमक रही है, बादलों की गरज की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अजीब सा मंज़र है, क्योंकि लोग नारे लगा रहे हैं, तो नारों की गूंज, कलबे की अपनी गूंज, उसके बाद बादलों की गरज, बिजली की कड़क, अजीब सा समा है। अब देखना ये है, बॉब विलिस हैं बॉलर, जो अब गेंद फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है। ये ओवर बहुत ही अहम है, मैं समझता हूँ। फील्डर्स को फैला दिया गया है, बार बार फील्ड में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इंग्लैंड की कोशिश है कि वक्त गुजारा जाए, पाकिस्तान की कोशिश कि वक्त को जल्द अज जल्द अपने हक़ में जो है वो संवारा जाए। बॉब विलिस अपनी जगह पर पहुँचने के बाद मुड़े, उनके सामने है जावेद मियादाद, दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की जावेद मियादाद ने फ्लिक किया और ये विनिंग स्ट्रोक होगा, तो गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई और पाकिस्तान लॉर्ड्स का टेस्ट 28 साल के बाद जीत गया। वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या मंजर कशी की है। और यही तो मैंने कहा था कि आप अपने अल्फाजों के ऐसे मोतियों की लड़ी में परोते हैं कि वो जनाब सुनने वालों को बड़ा मतलब है कि अच्छा महसूस होता है। मेरे ऐसा कोई शेखी नहीं है, अल्लाह ताला का कुछ ऐसा फजल करम है कि मैंने जो 350 मैचेस किए हैं, मुझे बेशतर मैचेस की सिचुएशन याद है आज। वाह जबरदस्त, ये कमाल की बात है। जी हाँ, क्या मंजर था, लोग क्या कर रहे थे, खिलाड़ी ने कैसे स्ट्रोक खेला, कहाँ खेला। आपकी यही एक ऐसी खूबी और चीज़ है जो आपको अपने हम असरों में मतलब मुमताज़ बनाती है। अच्छा चूँकि अब आपने क्रिकेट की और ग्राउंड की बात, हाँ अल्लाह ताला का शुक्र है, चूँकि आपने क्रिकेट की बात कर दी है, तो अच्छी बात असल में आपने आज ये की कि जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं इस मरतबा कोई 12-13, उस सब में फरमाइश होती थी शारजा का छक्का सुनाएं। अच्छा, तो मैं भी तंग आ गया था कि एक ही वो चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आज एक नई चीज़ लोगों को सुनने को मिली। ज़बरदस्त, ये तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा चूँकि अब आप हमें ग्राउंड में ले ही आए हैं जी, क्रिकेट की बात हो रही है, टीमों की बात हुई, तो ये बताइए कि देखें हमारी एशिया कप की बात कर लेते हैं। हमारी की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कभी नहीं देखी, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन आप अर्श पे होते हैं, दूसरे दिन फर्श पे होते हैं। अब हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि यार कितनी तारीफ़ करें और कितनी जो है वो कबूल करें। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि मतलब एशिया कप में जो नाकामी की बुनियादी वजह वो क्या थी, मुख्तसर? देखिए, हम बड़े अरसे से शोर मचा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ख़ुद क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास होना चाहिए। हमारी टीम का देखें जो एक सेटअप है ना, वो ठीक नहीं हो पाया। देखिए, एक टीम है, उसकी एक कंपोजिशन होती है। मसलन एक अच्छी टीम में आपके पास बहुत रिलायबल ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, आपकी टीम में मिडिल ऑर्डर बैटिंग बड़ी मजबूत होनी ज़रूरी है, आपके पास कम से कम 2 या 3 ऑलराउंडर्स होने चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा स्पिनर होना चाहिए,
ठीक है ना। और स्पिनर भी दो तरीके के होने चाहिए, लेग ब्रेक, लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर। सही। अच्छा, उसके बाद फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए। आपके पास, आपके देखिए ना, आपके पास ऑलराउंडर है ना, आपके पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर है सईद अजमल के पैकेज कंप्लीट नहीं है। पैकेज कंप्लीट नहीं है। सही। अच्छा, उसका असर। अच्छा, दूसरे टेक्निकली मैं समझता हूँ हमारी टीम में बहुत फ्लॉज हैं। अब दुनिया बदल गई है, खिलाड़ियों की टेक्निक बदल गई है। सही। ठीक है जी। अब खिलाड़ी, अब टीम, अब जो क्रिकेट है मॉडर्न क्रिकेट होगी, हैड बिकम एन इंडस्ट्री एंड हाई टेक गेम। बिल्कुल। आप इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो सुनने वाले भी एंजॉय करेंगे। आप देखिए, आप छक्का मारते हैं आज भी 80s के ज़माने का, बल्ले को ऊपर से लाते हैं, जोर लगाते हैं, दूसरे छक्का मारते हैं कलाई गेज से, यूँ आपने किया, फ्लिक किया और 6 रन हो गए। वो टेक्निक और कदमों का इस्तेमाल आपको सीखना ज़रूरी है। सही। दूसरे, आपका टेम्परामेंट नहीं है, जब अंडर प्रेशर हो आप तो आप टंबल कर जाते हैं। सही। अपनी चीज़ों को मैनेज करना बिल्कुल। आपके पास अच्छा प्लानिंग नहीं है। सही। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगी तो हमने ये करना है। सही। अगर आपकी पार्टनरशिप 100 रन की हो जाएगी तो हमने ये करना है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर खुल के सामने आई एक मजबूत अपोजिशन के सामने। आपने गुफ्तगू सुनी जनाब, यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, चूँकि हसन भाई ने अब हमें ग्राउंड में लेके आ गए हैं और आपने उनकी मतलब ज़िंदगी से मुतालिक, क्रिकेट कमेंट्री से मुतालिक तो बातें सुनी। तो जनाब यहाँ पे एक ब्रेक है, इससे ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। अब हमारा जो फाइनल सेशन है उसमें तो फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंटरनेशनल उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील। हसन भाई, पाकिस्तान, आपने क्योंकि हमें ग्राउंड में ले आए तो अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात होगी। ज़रूर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है और पहला टेस्ट जो है वो लाहौर में शुरू हुआ चाहता है और दूसरा टेस्ट तो 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। आप क्या समझते हैं कि मतलब किस तरह से मतलब हमारी टीम की परफॉर्मेंस रहेगी? गो के एशिया कप में T20 तर्ज क्रिकेट था, यहाँ ज़ाहिर है ये टेस्ट है और हमारे यहाँ अक्सर टेस्ट जो है वो बराबरी पे भी ख़त्म हुए हैं या फिर मेज़बान टीमों की जीत पे ख़त्म हुए हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ट्रैक जो है बाज़ औक़ात बैटिंग विकेट बना दी जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो स्पिन विकेट होती है, लेकिन ऐसी होती है कि वो जनाब हमें डीमेरिट पॉइंट भी विकेट पे मिल चुके हैं, ख़राब विकेट। जी हाँ, बिल्कुल। ICC ने दिए। क्या समझते हैं किस तरह से? शान मसूद कप्तान है, 18 की टीम थी, 2 खिलाड़ियों को ज़ाहिर है पहले निकाल दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के एक तो आमिर जमाल को और एक अकरम है नाम उसका, फैसल अकरम। जी, फैसल अकरम। क्या कहेंगे? देखिए, टीम हमारी भी बड़ी मुतवाज़िन है और ख़ासतौर से बाबर आज़म के आने के बाद और रिजवान के आने के बाद। जी जी। अच्छा, और लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इस वक्त टेस्ट चैम्पियन है। जी बिल्कुल। ठीक है, टेस्ट चैम्पियनशिप जीत चुकी है, बड़ी बैलेंस साइड है, हालांकि यंगस्टर्स हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उनकी बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंड शोबा और ये सीरीज़ भी टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी टीम भी फाइट कर सकती है अगर हम प्लानिंग के साथ खेलें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप खेलेंगे 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 स्पिनर्स, एक तो अपने नोमान होंगे और एक साजिद और नोमान होंगे। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 मीडियम पेसर ज़रूरी हैं। उनमें एक शाहीन शाह अफरीदी हो जाएंगे और एक, अगर मुझसे चॉइस पूछी गई तो खुर्रम शहजाद। ठीक है। ही इज़ ए वेरी गुड बॉलर, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है, गेंद को मूव भी कराते हैं और रन भी ज़्यादा नहीं देते। सही। बाकी स्पिनर्स में नोमान और साजिद वेरी गुड स्पिनर्स दोनों, नो डाउट। और मेरा ख्याल है वो अच्छा परफॉर्म उन्होंने प्रूव भी किया इससे पहले। ज़रूरत पड़ने पे सलमान अली आगा से आप 2-3 ओवर करा सकते हैं। सही। एज स्पिनर सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी, क्योंकि आपके इमामुल हक को आप लाएँ, अच्छा किया आपने। और मेरा ख्याल है वो दोनों ओपन करेंगे, इमामुल हक, उसके वन डाउन जो है वो बाबर आज़म आएंगे या शान मसूद आएंगे। अब शान मसूद को भी अच्छा खेलना चाहिए। जी बिल्कुल। शान जहाँ तक कैप्टन है, देखिए शान मसूद ठीक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, बट ही इज़ ए वेरी गुड कैप्टन। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो फॉर्म में आ गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। सही। तो अच्छी टीम है और मेरा ख्याल है अच्छा मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं? वैसे तो बाबर आजम और रिजवान को T20 में मतलब वो नहीं खेल रहे थे, अब वो ज़ाहिर टेस्ट खेल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद।
समझते हैं कि दबाव थोड़ा सा होगा उन पे, और देखिए, इसको पहली किस तरह बात- से उन्होंने मतलब वो करना है? पहली बात तो ये है, रियासत बड़ी ज़्यादती की गई कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को और रिजवान जैसे खिलाड़ी को आपने T20 से बाहर कर दिया। लेकिन हसन भाई उस वक्त आवाज़ें भी उठ रही थी, परफॉर्मेंस भी तो नहीं थी ना। नहीं सर, बात ये है, और ये भी देखिए, था कि बहुत से लोग कहते थे कि ये सिर्फ बाज ऐसे हैं जो अपने लिए खेलते हैं। सर मैं रिकॉर्ड्स का आदमी हूँ। जी जी। मुझे आप बताइए कि वो बैट्समैन जिन्होंने 10 सेंचुरी पार्टनरशिप्स की, जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी पार्टनरशिप्स की, जिनकी पार्टनरशिप की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से आपने हराया, इंडिया को आपने 10 विकेटों से हराया। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं और आईसीसी के जितने भी मतलब अवार्ड याफ्ता प्लेयर हैं मुख्तलिफ तर्ज में, लेकिन ये भी तो था कि कोई बड़ी कामयाबी जो है इन खिलाड़ियों की वजह से हमने कभी नहीं हासिल की, उनकी नहीं, परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए, कम से कम ये तो था ना आपका, कि आपका ये नहीं होता था ना जो आजकल हो रहा है कि 45 पे 4 आउट, ठीक है, 70 पे 6 आउट, जी जी 112 पे आपकी पूरी टीम आउट हो गई। सही। आपने देखिए 200 भी बनाए उस ज़माने में, और कंसिस्टेंटली आपने 200, 150, पौने 200 तो स्कोर होता था। सही, कम से कम आप हारते थे, आप ग्रेस से तो हारते थे ना। बिल्कुल। अब तो आप सरेंडर करके हारते हैं कि आप 113 पे आपके 1 आउट, और पता चला जी पूरी टीम 146 आउट। एशिया कप में इंडिया के साथ मैं वही बात कर हमने रहा हूँ। मैच बना लिया जी था, और फिर हमारे मतलब हारिस रऊफ भाई ने जो देखिए, है। क्लास प्लेयर्स को मैं आपको अच्छा, छोटी जी जी जी। मैं छोटी सी बात बताऊं कि मेरी केविन पीटरसन से बड़ी दोस्ती है। हाँ उनका एक बयान आया बाबर आजम के फेवर में, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तो उसने मुझे ये कहा कि यार मैं तो ये हैरान हूँ, अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता तो मैं बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को तीनों, उसने फिर मिसालें दी केन विलियमसन की, उसने अपने जो है ना रूट की मिसाल दी। उसने कहा कि रूट ने 17 मैचों में स्कोर नहीं किया, फिर एक 50 बनाई, लेकिन हमने तो नहीं ड्रॉप किया उसको, क्योंकि हमें पता था कि व्हेन ही बाउंस बैक। नहीं, बाबर आजम में है तो चमक तो है, मतलब हम देखिए, मैं आपको कैलिबर तो है बाबर मैं आजम बताऊं का, कि और वो मैं- किसी भी वक्त अच्छी परफॉर्मेंस हमारी पेश कर हॉकी सकते की हैं। भी तबाही की वजह क्या थी आपको भी पता है। पसंद और नापसंद। नहीं, पसंद नापसंद, दूसरे इनकन्सिस्टेंसी। जी देखिए, आपको याद होगा, आप मतलब माशाल्लाह आपको हॉकी की नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। हॉकी में आपकी टीम अच्छी वाली जा रही थी ना, आपने इस चक्कर में कि आस्ट्रो टर्फ आई है, आपको नए खिलाड़ी जी, चाहिए, बिल्कुल। आपने पुराने को सबको निकाल बाहर किया। कबल अज वक्त। ये कभी नहीं होता। हाँ। आप ग्रेजुअल चेंजेस करते हैं। अगर बाबर आजम का रिप्लेसमेंट हाई टेक प्लेयर आपके पास है, आप उसको ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आपका प्लेयर ही नहीं है, मीडियोकर प्लेयर हैं, तो आप एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं। सही। तो ये तमाम खराबियां दूर करनी चाहिए। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि मतलब बाबर आजम और रिजवान एक मतलब फिर जी हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, और उनमें मतलब कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, और इस कैलिबर के प्लेयर हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। थोड़ा सा आते हैं इधर इंडिया की, और जो उन्होंने हरकतें की हैं गैर अखलाकी, वो तो जी, पूरी जी। दुनिया में उनको कंडम किया है, वो तो अपनी जगह हो गया। लेकिन अब इंडिया एक और काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलवी जो कप्तान है पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को उन्होंने जनाब ये लालच दी कि वो उसको $10 मिलियन देंगे और वो हमारी लीग्स खेलें और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब छोड़ दें, यानी वो बागी करना चाहते हैं अपने कंट्री की टीम से। तो अब वो इस सतह पर उतर आए हैं। आप समझते हैं कि जो पैट कमिंस ने और ट्रेविस हेड ने मना किया है, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए कितना ये मतलब एक लेसन है, हौसला अफजा अलामत है। अगर क्रिकेट $10 मिलियन को तो ठुकरा दिया उन्होंने। अगर क्रिकेट मुस्तकबिल में तबाह हुई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आएगी। सही। भारत ने आज से ही काम नहीं शुरू किया। भारत ने जब IPL की बुनियाद रखी तो उनके जहन में यही प्लान था जो आज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही। उन्होंने देखिए अंपायरों को ख़रीदा, जी उन्होंने बाहर के प्लेयर्स को ख़रीदा। आप देखिए ज़्यादातर जो अच्छा ICC में उन्होंने कदम जमाए। जी बिल्कुल। आज ICC का जो चेयरमैन है वो उनका आदमी है, और उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उन्हीं का कोई इंडियन बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल। होते। अच्छा, अंपायरों के वाज़ेह फैसले, ज़्यादातर अंपायरों के अब जो है वो इंडिया के फेवर में जाते हैं। इंडिया। आप चीखते रहें, शोर मचाते रहें, उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन को ये चाहिए कि वो लॉबिंग करें। वो ममालिक जो एशिया कप के मामले में तो उनका मूव बड़ा अच्छा था मोहसिन नकवी साहब। हाँ, नहीं, मोहसिन नकवी साहब इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और उनको ये चाहिए कि वो लॉबी करके, जैसे मैं समझता हूँ, जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे ताल्लुकात हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आपका साथ देंगे पूरा। सही। इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान की तरफ सिंपैथेटिक रहा है। आप इंग्लैंड को कन्विंस करें, आप अपनी एक मजबूत लॉबी बनाएं, और उसके बाद आप कोशिश ये करें कि भारत की ये जो हेजेमनी है और भारत की ये जो हरकतें हैं,
इनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये कि ये क्रिकेट तबाह हो जाएगी। सही। अच्छा हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, यकीनन हमारे नाजरीन को ये पसंद आई होगी। काफ़ी अरसे बाद, मतलब आप तो बहसियत कमेंटेटर कंप्लीट पैकेज हैं, और आपकी बातों में जो है उसका रिफ्लेक्शन हमें बजा तौर पे नज़र आया। बहुत सारे सवालात थे और मैंने किए भी, आपने उसके जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो मेरे सवालों में शामिल ना हो और क्रिकेट के हवाले से या कमेंट्री के हवाले से आपके जहन में हो, तो एक तो वो ज़रूर कीजिएगा और हमारे नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आपने वो तमाम सवालात किए जो मैं चाह रहा था, और वैरायटी भी थी आपके, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू, सच्ची बात है। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक नौजवानों का है, तो मैंने अभी एक बात की थी आपको कि नौजवानों पे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, वो नस्ल जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, जिसने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई। अब एक नई नस्ल सामने आ रही है जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लेकर चलना है, जो हमारे टॉर्च बेरर्स हैं। इन पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक तो तालीम हासिल करें, मुतालिया करें, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और दूसरे ये है कि आप रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको एक ख़बर मिलती है तो ये नहीं कि उस ख़बर को आप बग़ैर सोचे समझे आगे फैला दें, आप उस ख़बर को रिसर्च करें। मतलब मेरी जैसे आदत है कि अगर आप मुझे कहें कि जी फ़लाँ जगह जो है ना, ये मकान गिर गया, तो मैं आपकी बात पर यकीन कंफर्म करेंगे पहले, मैं उसको कंफर्म करूँगा पहले कि मकान गिरा है, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कहाँ गिरा है। तो ये अपनी आदत डालें, क्योंकि उससे ये होगा कि आप जो भी बात करेंगे वो सॉलिड होगी और उसमें अव्वा तराज़ी नहीं होगी, क्योंकि आप पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने की। पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, और हमारे लिए ये एक ऐसे दरख्त की तरह है कि जिसने हमें साया भी दिया हुआ है और जिसने हमें ऊपर, जिसके घोंसले में हम रहते भी हैं। सही। तो इसको बनाना, संवारना और इसको मुस्तहकम रखना हमारा आपका सबका काम है। बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब, आपने बड़ी मतलब ये कि प्यारी गुफ्तगू की, और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की गुफ्तगू जो कि हसन जलील साहब के साथ थी, आपको पसंद आई होगी, और इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।